नमस्कार सभी को ऑर्बिटल क्लासेस में एक बार आपका सबका फिर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमाणु के बारे में हमने पढ़ा है कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम 18वीं शताब्दी तक तो ये चीज़ ठीक थी और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो होता है वो इनडिवाइजिबल, मतलब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने भी इसी के समर्थन में अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है या जो पदार्थ होता है, जो तत्व होते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं और उन पार्टिकल को ही एटम कहते हैं। सेकंड पॉइंट उनका था कि जो वो होता है एटम, नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। जो परमाणु होता है ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश हो सकता है। तीसरा पॉइंट था कि एटम इज नॉट इंडिविजुअल, मतलब हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। इनकी थ्योरी तक तो ये चीज़ ठीक थी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी आई और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं सर जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। लेकिन बाद में जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने प्रोटॉन को कैनाल रेस नाम दिया। नेक्स्ट जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने इसको और विस्तृत जानकारी देने के बाद इसका नाम प्रोटॉन रखा। लास्ट में आए चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस तरह से ये बताया गया कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। तो इस तरह से जो अविभाज्य वाला, जो अनडिवाइजिबल वाली थ्योरी थी वो यहाँ पे फेल हो गई। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार उसके बाद हमने जाना कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है जिसमें छोटा सा ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस। इसका जो भी होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इन तीनों चीज़ों की पार्टिकल्स की खोज हो जाने के बाद बताया गया कि जो पूरा द्रव्यमान होता है, इसका जितना भी मास होता है वो किस में होता है, वो होता है नाभिक में। किसी भी एटम का जो द्रव्यमान होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, सेंटर में स्थित होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान, एक तो 3 पार्टिकल्स हो गए हमारे, प्रोटॉन, प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे माइनस चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जैसे नाम है उसका वैसे न्यूट्रल होता है, उससे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी प्लस एन दोनों कहाँ रहते हैं, सेंटर में। P प्लस एन दोनों रहते हैं सेंटर में। इसी की वजह से इनका क्या होता है, पूरा द्रव्यमान जो रहता है वो यहाँ पे रहता है। जो प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन, इन पे लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पे लगभग हाइड्रोजन के बराबर द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान 1/1837 हाइड्रोजन की तुलना में इतना होता है। तो बाकी जो चारों तरफ रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें चक्कर लगाते हैं और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। तो ये तो हमारी एक संरचना होगी कि परमाणु में 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक नाभिक, केंद्र में नाभिक और चारों तरफ उसकी कक्षाएं स्थिर और अचल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद एक शब्द इसमें आता है परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक, क्रमांक जिसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई एक नंबर होगा, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो उस एटम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर हो गया 8, एटॉमिक नंबर हो गया 8। अब जितना नंबर आप, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए? 8 नंबर, एटॉमिक नंबर भी 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। और इसका मतलब है, और दूसरी चीज क्या है, इससे हम एक चीज और पता कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होगा इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होगा? इसका प्लस चार्ज बराबर होगा किसके? माइनस के। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दैट्स क्लियर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, दूसरा शब्द इसी में आता है मास नंबर। दूसरा है इसमें मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है किसी की? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी की भी द्रव्यमान संख्या होती है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू, इट इज ए सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनका और किसको ऐड कर दिया जाए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है? तो हम इसे लिख सकते हैं P प्लस एन। P प्लस एन मीन्स, P मीन्स प्रोटॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? मास नंबर, मास नंबर। और इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू P प्लस एन। किसी भी एटम का अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है, परमाणु क्रमांक पता है, तो नंबर हम ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन बचे के हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो अगर उसका मास नंबर कहीं दिया हुआ है तो उसमें से माइनस करने के बाद हम न्यूट्रॉन्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं।